अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, ठीक है। हमारा भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम बच्चा विल बी डन इन 2-3 डेज। उसके बाद हम लोग भी फिफ्थ चैप्टर पर आ जाएंगे, ठीक है। यस मैम। आप लोगों की बेटा किसी किसी के एग्जाम में क्या 14 चैप्टर आ रहा है क्या? नहीं, आप इसमें दोनों का तो 5 ही चल रहा है। ओके, गुड इवनिंग मोक्षदा, पल्लवी, कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं मैम। आज मुझे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना था, आज ही सब बच्चे कहाँ गायब हो गए हैं? आज इतनी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली थी क्वांटम नंबर्स की। ओके चलो, कोई नहीं, इतने हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मे बी दिल ज्वाइन सून। बेटा हम लोग ये चैप्टर कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? बेटा हम लोगों ने इसमें थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद हम लोगों ने लास्ट बोहर मॉडल की बात कर ली थी, रिमेम्बर? Yes, ma'am, I remember. हाँ, postulates of Bohr model were done. We have discussed that how Bohr had given that there will be some specific shells in which the electrons can be rotated, and we had done that how to calculate the radius and the energy. We have done the final formula for that. Remember? Yes, ma'am, I remember. Okay, very good. But now we are moving towards the important model. Even the Bohr model of the atom could not be the successful model. Why? There were some drawbacks in the Rutherford model that were further clarified by the new model, which is known as the quantum model, which is the final model जो हम आज पढ़ेंगे. आप ये मत सोचना मैम डेली डेली कभी कहती हैं थॉमसन मॉडल, देन रदरफोर्ड मॉडल, देन बॉर मॉडल. बॉर मॉडल भी फाइनल होने के बाद हमारे पास लास्ट आया क्वांटम मॉडल. इज दिस क्लियर? बट सबसे पहले ये समझना पड़ेगा दैट व्हाई बोहर मॉडल वाज फेल्ड. तो हेडिंग डालेंगे बच्चे लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल. चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम. हेडिंग इज लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल. सबने डाली है जिंग? कैन वी मूव फॉरवर्ड? बेटा हेडिंग डाल ली है, चले आगे. Yes, ma'am. ओके बच्चा, वेरी फर्स्ट इज it could not explain the finer, minute details of hydrogen spectrum later observed by spectroscopes. मतलब बच्चा बोहर मॉडल ने लाइन मॉडल दिया तो सही हाइड्रोजन का, बट बाद में क्या हुआ ना, हाइड्रोजन का जब हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोप जैसी मशीन्स आ गई, उस टाइम में तो मशीन्स नहीं थी, बट बाद में जब हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोप जैसी मशीन आ गई और उनसे हम लोगों ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया, तो उसमें और बहुत सारी डिटेल्स थी जो बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ठीक है. नंबर 2, इट कुड नॉट एक्सप्लेन the spectrum of any other atom except hydrogen. हाइड्रोजन के अलावा बाकी किसी भी एटम का
ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया मॉडल स्पेक्ट्रम कि ऑक्सीजन का ऐसा क्यों है, कार्बन का ऐसा क्यों है, वो चीज बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नंबर 3, Bohr could not explain why atoms combine to form molecules। बोर के स्ट्रक्चर से हमें सब चीजें समझ में तो आई कि ठीक है ये न्यूक्लियस है, बोर के मॉडल में यही तो था कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर एक शेल है, देन यहाँ एक शेल है, देन यहाँ एक शेल है, और इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे। बट बोर ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन क्यों हो रहे हैं, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, क्यों कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं, क्यों NaCl मिल रहा है, सोडियम और क्लोरीन के एटम्स आपस में क्यों मिक्स कर रहे हैं, और H2O क्यों बन रहा है, H5O क्यों नहीं बन रहा, या H7O क्यों नहीं बन रहा। तो ये सारी चीजें बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर हुआ बच्चा? Yes, ma'am. Got it. Good. Everyone else also, बच्चा please reply because we are communicating through a laptop screen, right? I am not in a class. I cannot see your faces. तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, या आपको मुझे बोलकर ही बताना पड़ेगा। ओके? श्री Yes, चेतन, ma'am. Got it, ma'am. यस। सो बच्चा यू नीड टू स्पीक कि आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Could not explain Zeeman effect एंड स्टार्स इफेक्ट। अब ये जीमन इफेक्ट और स्टार्स इफेक्ट क्या होता है बेटा? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसे स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। मींस बच्चा, जैसे मानो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइंस आ रही थी इस तरीके से, ठीक है, लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं ना तो ये लाइंस दूर दूर भाग रही थी। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो भी ये लाइंस दूर दूर भाग रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था, ये भी बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चल जल्दी से लिख लो बच्चा, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आऊं। Okay, ma'am. Note down, ma'am. अब लिखते हैं बेटा, रीजंस फॉर फेलियर ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल फेल हुआ क्यों, वो सारी बातें बोर मॉडल एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया? बेटा बोहर मॉडल इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बोहर ने इतनी सारी चीजें पढ़ी, बट कुछ चीजें ऐसी थी जो बोहर ने जब मॉडल दिया तब तक हमें नहीं पता थी, और उसके बाद पता चली। द रीजन वॉज टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स that took place आफ्टर बोहर्स मॉडल। दो ऐसी चीजें जो हमें बोहर की मॉडल बताने के बाद पता चली। बेटा आपको समझ में आ रहा है ना? चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमें ये पता चल गया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। हमें रदरफोर्ड के मॉडल से ये भी पता चल गया था कि जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, दे स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इट वाज जस्ट द इलेक्ट्रॉन्स जो हम नहीं समझ पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, तो सब अलग अलग बातें कर रहे थे। तो सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया, देन रदरफोर्ड मॉडल आया, देन बोहर मॉडल आया। लेकिन बोहर का मॉडल भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि दो डेवलपमेंट्स, वो दो डेवलपमेंट क्या क्या हुई बच्चे, ये देखो। नंबर 1, डी ब्रॉगलीज study of dual nature of matter. And another one is Heisenberg's uncertainty principle. बेटा मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगी, शायद आप लोगों को हैंड राइटिंग ना समझ में आ रही हो। देखो बच्चा, डी ब्रॉगली क्या थे? डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बोला, जैसे आपको याद है हमने बोला था कि जैसे जो वेव होती है, वेव में एक पार्टिकल नेचर भी होता है, एक वेव नेचर भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, कि लाइट हम तक आ रही है, तो वो लाइट जब हम तक आ रही है तो उसमें एक वेव भी है, एक पार्टिकल्स भी है। तो उसके बाद बेटा 1924 में डी ब्रॉगली ने बोला कि सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं, हर एक मैटर, जो भी चीज मैटर है ना, वो दोनों तरीके का नेचर दिखा सकता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। देखो लिखेंगे, डी ब्रॉगली प्रपोज्ड that every matter exhibits dual behavior. Dual मतलब both wave and particle. पर एक बात बताओ, अम्मी क्या डेली लाइफ अगर मैं पेन से काम कर रही हूँ तो क्या वो पेन में मुझे वेव नजर आती है? कोई इंसान हम तक आ रहा है तो वो इंसान हमें सीधा सीधा नजर आता है कि ऐसे वेव की तरह चलता हुआ नजर आता है? बताओ। सीधा सीधा। सीधा सीधा। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप रखा हुआ है, आपको ऐसा थोड़ी लग रहा है कि अगर आप लैपटॉप को आगे लेकर आओगे तो लैपटॉप वेव की तरह आगे आएगा? नहीं लग रहा। तो क्या डी ब्रॉगली की बात गलत थी? नहीं बेटा, डी ब्रॉगली की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर होता है ना, हर एक मैटर दिखाता तो दोनों है, बट अगर वेव नेचर ज्यादा होता है तो पार्टिकल कम हो जाता है, और पार्टिकल नेचर ज्यादा होता है तो वेव नेचर कम हो जाता है। उन्होंने हमें बोला, उन्होंने क्या रिलेशन दिया डी ब्रॉगली ने? उन्होंने हमें रिलेशन दिया that lambda is equals to h अपॉन में mv। ध्यान से समझेंगे बेटा, h क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और लेमडा है वेवलेंथ। एक बात बताओ बच्चा, ये जो लेमडा है और ये जो मास है, इनके बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है? आप डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन समझते हो? बेटा डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन समझते हो? अच्छा ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक बात बताओ, अगर हम हार्डवर्क ज्यादा करें तो मार्क्स ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे? अगर कोई ज्यादा हार्डवर्क करे तो उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे? ज्यादा। ज्यादा। तो मतलब जैसे जैसे हार्डवर्क बढ़ेगा मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे, और जैसे जैसे हार्डवर्क कम होगा मार्क्स कम होते चले जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं? Yes. तो बेटा इसे बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशन, दैट हार्डवर्क मार्क्स इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बेटा कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क. ठीक है, कोई भी आप ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो. मैंने तो चलो एक एग्जाम्पल दिया था. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लो. अच्छा, अगर हम बहुत ज्यादा शैतानी करने लग जाए, ठीक है, मस्ती करने लग जाए बहुत ज्यादा, या फिर केयरलेसनेस करने लग जाए, या लेजीनेस करने लग जाए, आलस करने लग जाए, तो जैसे जैसे लेजीनेस बढ़ेगी मार्क्स बढ़ेंगे कि कम होंगे? कम होंगी. मार्क्स कम होंगे. बेटा जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम होती है तो उसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशन. दैट मार्क्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेजीनेस. तो इसे हम ऐसे बोलते हैं, मार्क्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जब अपॉन में होता है ना तो इनवर्स. इनवर्स का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, उल्टा रिलेशन. और डायरेक्ट का मतलब होता है कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा. क्लियर हुई बच्चे बात? Yes, ma'am. Am I clear? Yes, ma'am. देखो बेटा, इसमें नीचे वाला नंबर सेम है ना, ऊपर वाला नंबर चेंज हो रहा है. ये करूंगी 30, ये करूंगी 40, यहाँ पे करूंगी 50. तो देखो जैसे जैसे ऊपर वाला नंबर बढ़ रहा है तो आंसर भी बढ़ रहा है ना. तो जो न्यूमिरेटर होता है ना बच्चा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब अगर मैंने लिखा x अपॉन में 30 अपॉन में 2, x इज इक्वल्स टू 60 अपॉन में 2, x इज इक्वल्स टू 80 अपॉन में 2, x इज इक्वल्स टू 120 अपॉन में 2. तो देखो जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है ऊपर वाला, नीचे वाला नंबर तो सेम है, जैसे जैसे ऊपर वाला नंबर बढ़ रहा है x की भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी. यहाँ पे x देखो 15 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. बट अब यहाँ पे देखो, मैंने ऊपर वाला नंबर सेम रखा है, नीचे वाला नंबर चेंज करा है, और मैं यहाँ पे आंसर निकालती हूँ. देखो 60 को 2 से करूंगी तो 30, 60 को 5 से करूंगी तो 12, 60 को 10 से करूंगी तो 60, इससे करूंगी तो 3. तो देखो जैसे जैसे नीचे वाला नंबर बड़ा हुआ आंसर छोटा होता चला गया ना. Yes, ma'am. दैट इज इनवर्स रिलेशन. दैट इज इनवर्स रिलेशन. तो यहाँ पे लेमडा और मास के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट या इनवर्स? Inverse. इनवर्स. तो मतलब जैसे जैसे मास बढ़ता है बेटा, वेव कम होती चली जाती है, वेव लेंथ. तो इसीलिए हमारी जैसी जो चीजें हैं, लैपटॉप, पेन, इनका मास तो बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं. तो इसीलिए इनकी वेवलेंथ इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि हमें दिखती ही नहीं है. लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, केटायन, अब बेटा उनका मास तो बहुत कम होता है ना. मतलब अगर मैं Yes, ma'am. अगर मानो कि एक बॉल है, मानो कि एक बॉल का वेट है 200 ग्राम्स, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन का वेट तो होता है 0.0. इतने जीरो. इतने ग्राम. मतलब इस बॉल के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो बताओ इलेक्ट्रॉन का मास क्या हुआ? बहुत कम हुआ ना. Yes. Yes. बेटा Yes, उतने, ma'am. I think 0 point में आएगा. हाँ तो बेटा वही तो, तभी तो वो 0.00000000000000009 तभी तो था. सोचो जीरो के बाद भी, पॉइंट के बाद भी कितने सारे जीरोस. तो इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, प्रोटॉन्स, इनका वेट बहुत कम होता है. तो जब उनका मास इतना कम होगा
तो उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो अभी तक हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे पार्टिकल समझ के चल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कोई चीज है जो घूम रही है, बट डी ब्रॉगली की बातों से हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं है। सॉरी, अभी तक तो हम ऐसे सोच रहे थे ना कि ऐसे शेल होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा। डी ब्रॉगली की बात से हमें समझ में आया कि ऐसा नहीं है। अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव की तरह घूमेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. Got it, ma'am. वेरी गुड। तो बोहर को ये बात नहीं पता थी, तो इसीलिए बोहर का मॉडल फेल हो गया। दूसरी बात जो बोहर को नहीं पता चली, जो बाद में हम लोगों को पता चली, अच्छा बेटा ये एम मास इनटू में वेलोसिटी को मोमेंटम भी बोलते हैं। पता है ये वाली बात? मोमेंटम वर्ड पढ़ा है आपने फिजिक्स में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पढ़ा है. मोमेंटम को, मास इनटू में वेलोसिटी को मोमेंटम भी बोल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन में p। तो p इज इक्वल्स टू क्या होता है? मोमेंटम। तो मोमेंटम का भी मतलब मास इनटू में वेलोसिटी ही होता है। तो चाहे आप खोल के भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोमेंटम की टर्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है। सेकंड जो बेटा उनको नहीं पता चला, दैट वाज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने बोला, हाइजेनबर्ग ने, that it is impossible to determine the exact position and exact momentum or exact velocity of an electron simultaneously. Simultaneously का मतलब होता है बेटा साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एक्सप्लेनिंग यू and I am writing my notes simultaneously. When we are doing any two things at the same time, then this is called simultaneously. So what did Heisenberg say? Heisenberg says that it is impossible to determine the exact position and exact momentum. Momentum mass into में velocity. तो mass तो हमें पता है, basically velocity. उन्होंने बोला कि अगर मानो ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम रहे, अगर आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मूव करोगे, वेलोसिटी जानना चाहते हो कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। और अगर आपको पोजीशन जाननी है तो आपको उसको ये मानना पड़ेगा कि वो यहाँ पे रुका हुआ है, तो फिर आप उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते। तो या तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो या फिर आप उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी बता सकते हो। दोनों चीजें एक साथ हम नहीं बता सकते। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब कि और मैम ये जो PDF है ना, ये ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा. ओके बच्चे, मतलब बेटा उन्होंने बोला कि मान लो कोई भाग कर आ रहा है, तो या तो आप उसकी स्पीड बता सकते हो या तो आप उसकी पोजीशन बता सकते हो अच्छे से। अगर आप कह रहे हो वो उस जगह पर है, तो अगर वो उस जगह पर है तो या तो वो उस जगह पे रुका हुआ है, और अगर वो चल रहा है तो फिर पोजीशन कैसी हुई? क्लियर हुआ? Yes. Yes, ma'am. तो वो कहता है किसी ना किसी में तो कोई ना कोई एरर तो आ ही जाएगा। तो उन्होंने क्या बताया कि क्या एरर आएगा? बेटा क्या आपने फिजिक्स में एरर्स पढ़े हैं? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो उन्होंने बेटा मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई। ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो p है वो क्या है? मोमेंटम है। अब मोमेंटम में मास इनटू में वेलोसिटी होता है। अब मास तो सेम ही रहता है, तो इसको मैं डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई m कर देती हूँ। m को मैं नीचे ले आती हूँ।
देखो डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन पोजीशन, और डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वो कहते हैं या तो डेल्टा एक्स में एरर होगा और डेल्टा वी का जो एरर होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल होगा h अपॉन में 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। वेट, वो तो पी तो क्लियर ही हो गया ना, तो डेल्टा एम 0 हो गया। सॉरी सॉरी, यहाँ से एम हटा दो बेटा। डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू h अपॉन में 4 पाई। क्लियर? बेटा ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। uncertainty in position and uncertainty in velocity, ये दोनों को मिलाओगे तो बड़ा सा नंबर आएगा। आप कंफर्म नहीं बता सकते, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी कि आप कंफर्म नहीं बता पाओगे। आप इतना बता सकते हो कि लगभग 25 से 30 के बीच में होगा या 20 से 30 के बीच में होगा, आप एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। डन, चले आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अब बेटा अगर कोई भी सो रहा है ना तो जग जाओ, because now we are starting with a very important topic, that is quantum mechanical model of atom। तो एक बार सब मेरे को यस मैम बोल के बता दो कि सब जग रहे हो ना। एक बार सब mic- Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ध्यानेश्वर, भक्ति, मोक्षदान, इनका यस मैम नहीं आया है। उन्नति। गायत्री का आ गया। संजना, सुषमा, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. बेटा अब बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है, दिस इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये वो मॉडल है जो हम आज की डेट में पढ़ते हैं। बेटा बोहर के बाद हमारे पास दो साइंटिस्ट आए, ठीक है। जब बोहर का भी मॉडल फेल हो गया तो हमारे पास फिर एक साइंस की नई ब्रांच निकली। जैसे फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है ना, एक और ऐसे नई ब्रांच होती है क्वांटम मैकेनिक्स। तो उस क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में दो साइंटिस्ट ने पढ़ा। किन दो साइंटिस्ट ने पढ़ा? वर्नर हीजनबर्ग एंड एरविन श्रोडिंगर। नाम ही देखो कितना टफ है, एरविन श्रोडिंगर। और बेटा इन दोनों ने मिलकर एक इक्वेशन दी थी, जो इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट है। हमें वो इक्वेशन पढ़नी नहीं है, वो इक्वेशन हमें ग्रेजुएशन में पढ़नी है। श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, जिसके बारे में उन्होंने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सब करते हुए उन्होंने सब एक इक्वेशन बनाई, जो देखने में तो बड़ा सिंपल सी इक्वेशन है, हैमिल्टन ऑपरेटर एच पाई इज इक्वल्स टू ई पाई। बट ये एच और ई इन्हें खोलते तो बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन आ जाती है, हमें उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इसमें ये जो फाई होता है, ये वाला जो मैंने सिंबल बनाया ना त्रिशूल जैसा, इसे बोलते हैं साई। क्या बोलते हैं इसे? साई। साई ये वेव फंक्शन है, इसको हमें सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना। श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी बेटा, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके ना बहुत सारे नंबर्स आए, और वो सभी नंबर्स ना बड़े इंपॉर्टेंट साबित हुए।
कोई नंबर कहीं काम आया, कोई नंबर फिजिक्स में काम आया, कोई नंबर बायो में काम आया, कोई नंबर एस्ट्रोनॉमी में काम आया, केमिस्ट्री में काम आए हमारे 3 नंबर्स, जिन्हें हमने नाम दे दिया क्वांटम नंबर्स। क्या नाम दिया जिसे हमने? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स। क्या नाम दिया? क्वांटम नंबर्स। बेटा टोटल 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स हैं, उसमें से 3 हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से मिले और एक हमें अलग से मिला। 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। अभी समझाती हूँ कि ये क्वांटम नंबर ने हमारी किस तरीके से मदद करी। पहले सिर्फ लिख लो 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। नेक्स्ट है एजिमुथल क्वांटम नंबर, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं l से। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ml से। और फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ms से। इसमें से ये तीनों हमें मिले हैं श्रोडिंगर इक्वेशन से। और ये हमें खुद ही मिला है। अच्छा चलो, अब लेट मी आस्क, ओके उन्नति, बेटा आप कहाँ रहते हो? उन्नति, ओके चेतन आप कहाँ रहते हो? अच्छा उन्नति ने जवाब दे दिया। आप बताओ बेटा कहाँ रहते हो? चालीसगांव। अच्छा, और उस गांव में कहाँ रहते हो? घाट रोड टीचर। घाट रोड। घाट रोड में कहाँ रहते हो? देवीवाड़ा दहीवाड़ा में कहाँ रहते हो? टीचर घर पे। घर पे? घर का कोई हाउस नंबर है? नहीं। अच्छा ठीक है, कोई फ्लोर है? नहीं। अच्छा ठीक है, घर में रहते हो। अब यस। इससे हमें पता चला कि एक गांव है, उस गांव के अंदर एक एरिया है, उस एरिया में घर में रहती है उन्नति, है ना? यस। तो इससे हमें उन्नति का एड्रेस पता चल गया। ठीक है चलो, चेतन आप कहाँ रहते हो? बेटा मुझे आवाज नहीं आई आपकी। टीचर मैं 40 गांव में रहता हूँ। 40 गांव में रहते हो? ओके 40 गांव में कहाँ रहते हो बेटा? बोरखेड़ा बुजुर्ग गांव में। अच्छा उसमें कहाँ पे? घर पे। अच्छा ठीक है ओके। तो बेटा सब लोग अपना एड्रेस जब भी लिखते हैं तो हम हमारा एड्रेस ऐसे ही लिखते हैं ना, जैसे देखो मैं आप लोगों को सबको अपना एड्रेस बताती हूँ आज, ठीक है? सब लोग मेरे घर पर इनवाइटेड हैं, आप लोग कभी दिल्ली आओगे तो मेरे घर आ सकते हो। मेरा एड्रेस है हाउस नंबर दिस। चलो ये वीडियो ऑनलाइन भी जाती है ना, तो फिर ऐसे अपना हाउस नंबर नहीं बताते। चलो मानते हैं मेरा हाउस नंबर 123 स्ट्रीट नंबर 7, ठीक है? एरिया दिस, देन दिल्ली, इंडिया, ठीक है? तो मैं इंडिया में रहती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में ईस्ट दिल्ली में रहती हूँ, ईस्ट दिल्ली के एक एरिया में रहती हूँ, वहां पे एक स्ट्रीट नंबर 7 है, उसमें एक हाउस नंबर है और उसके मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ। बेटा जैसे हमारा एड्रेस बताते हैं ना ये नंबर्स, ऐसे ये जो 4 क्वांटम नंबर है ना, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस बताते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। अब इतनी देर से यही तो प्रॉब्लम थी ना
कि हमें पता नहीं चल रहा था एटम अंदर से कैसा दिखता है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं, दे टेल अस दैट वेयर एन इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एग्जिस्ट। इलेक्ट्रॉन को मिलने की एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बट हाँ, इलेक्ट्रॉन को मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है वो ये बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता चलाना हो कि कोई कहाँ रहता है, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है ना कि वो अपने घर पे मिलेगा, उसके एड्रेस पे चले जाओ। ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि आप उसको जहां ढूंढ रहे हो, जिस कमरे में, एग्जैक्ट उसी कमरे में, बट हाँ आपको पता हो कि वहां मिलेगा, तो वहां सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है मिलने की। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हाँ, तो बच्चा ये जो 4 आपके हमारे नंबर्स है ना, ये हमें ये चीज बताते हैं। अब मैं अभी तक क्या बात कर रहे थे, हम अभी तक बात कर रहे थे दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट। बट श्रोडिंगर ने बोला नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन ऑर्बिट, दे आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। वो किस में रहते हैं? ऑर्बिटल्स में रहते हैं। Orbital. ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? देखो, हर एक एटम में कुछ शेल्स होती हैं, हर एक शेल्स के अंदर कुछ सब शेल्स होती हैं, और हर एक सब शेल्स के अंदर कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, और उन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. तो बच्चे अब यही हमें काम करना है। अब जैसे मानो कि अगर मैं बात करती हूँ सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Na इज सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11. 11। वेरी गुड। इसका मतलब बेटा इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब हम सीखेंगे कि क्या वो 11 के 11 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ रहते हैं? नहीं। कहाँ पे रहते हैं? क्यों सोडियम अपना बाहर वाला ही इलेक्ट्रॉन देता है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं देता? तो ये सब बातें हम आज समझेंगे। ठीक है, आज की क्लास में जितना हो पाएगा आज की क्लास में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। बेटा सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? Principal quantum number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा n से रिप्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर it is a positive integer with value of n is equals to 1, 2, 3, 4, 5 and so on. It identifies the shell. ये हमें क्या पहचान कर देता है? शेल पहचान कर देता है कि इलेक्ट्रॉन की शेल कौन सी है। It identifies the shell. It determines the size and energy of the orbital. बेटा देखो, हर एक शेल है, हर एक शेल के अंदर काफी सारे सब शेल्स है, हर एक सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल है। तो जितनी बड़ी शेल होगी उतना ही बड़ा सब शेल होगा, और उतना ही बड़ा ऑर्बिटल होगा, और उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। तो शेल से हमें उसके साइज और उसकी एनर्जी के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये देखो, मानो कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है,
ये फोर्थ शेल है। तो बेटा पहली वाली शेल के लिए n कितना हो जाएगा 1, दूसरी वाली शेल के लिए n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, थर्ड शेल के लिए n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, फोर्थ शेल के लिए n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। तो n हमें क्या बताता है, शेल का नंबर बताता है। इस शेल का नाम होता है k, इसका नाम होता है l, इसका नाम होता है m और इसका नाम होता है n। क्लियर हुआ? Yes. देख Yes, ma'am. बेटा जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं शेल का साइज इंक्रीज कर रहा है, एंड एनर्जी इंक्रीजेस, और एनर्जी भी जो है वो इंक्रीज कर रही है। मतलब फर्स्ट शेल के पास कम एनर्जी होती है और फोर्थ शेल के पास ज्यादा एनर्जी होती है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद बेटा number of orbitals, बेटा देखो एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, वो होता है n स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, यानी कि पहली शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, सिर्फ एक ऑर्बिटल। दो में कितना होगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, तो दो में कितने होंगे 4 ऑर्बिटल, 3 का स्क्वायर 4, 9, 4 का स्क्वायर 9, 16। 16, जो शेल में 16. कितने ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे निकालते हैं, n स्क्वायर से निकालते हैं। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है। लिख लिया है बेटा, आगे चलूं? नहीं मैम, बाकी है. अच्छा ओके। Done, ma'am. सबका Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ओके। नेक्स्ट है बेटा एजिमिथल क्वांटम नंबर। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। इसका एक और नाम होता है ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी क्वांटम नंबर, बट ये नाम आपको कम ही देखने को मिलेगा। जो मेन होता है वो एजिमिथल क्वांटम नंबर ही होता है। ठीक है, इट टेल्स द सब शेल, ये हमें इलेक्ट्रॉन की क्या बताता है, सब शेल। क्या बताता है, Subshell. सब शेल। बेटा देखो number of possible subshells is equals to principal quantum number। मतलब कि देखो जैसे कि अगर ये शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये 1 है, तो इसमें पॉसिबल सबशेल्स, नंबर ऑफ पॉसिबल सबशेल्स भी कितनी होंगी 1।
यानी कि पहली शेल में एक ही सब शेल हो सकती है, दूसरी शेल के अंदर 2 सब शेल्स हो सकती है, तीसरी शेल के अंदर 3 सब शेल्स पॉसिबल है। आ रही है ये बात समझ में? Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. 4 के अंदर 4 सब शेल्स होंगी। क्या ये बात क्लियर हुई? अब बेटा जो सब शेल्स होती है ना, हैव नेम। सब शेल्स के अपने नाम है। क्या नाम है? एस पी डी D. U. F. एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। बेटा जो नाम पड़े हैं ना, ये उनकी शेप से नाम पड़े हैं। जो एस सबशेल थी ना, उसका स्पेरिकल शेप थी, तो स्पेरिकल शेप की वजह से उसको हमने नाम दे दिया एस। ठीक है? वैसे स्पेरिकल की जगह चलो शार्प कर लो, कि उसकी शार्प थी, मतलब बड़ा शार्प उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती थी। शार्प। ठीक है? पी प्रिंसिपल, तो उसको पी नाम दे दिया। डी डिफ्यूज्ड सबशेल, तो उसको डी नाम दे दिया। एफ इज फंडामेंटल सबशेल, तो उसे एफ नाम दे दिया। बट खैर हमें इसकी जरूरत नहीं है, अभी हमें ये समझना है कि एस पी डी और एफ ये मेरे पास अलग अलग सबशेल्स होती हैं। बेटा देखो, अगर एल की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो एस सबशेल है। अगर एल की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब वो पी सबशेल है। अगर एल की वैल्यू 2 है, इसका मतलब वो डी सबशेल है। और अगर एल की वैल्यू 3 है, इसका मतलब वो एफ सबशेल है। बेटा अभी तक हमें जितने भी एलिमेंट्स पता है ना, वो सब एफ तक आ गए, हमें उससे बड़ी सबशेल की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है। ठीक है? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो याद रखना पड़ेगा कि एल की वैल्यू 0 तो एस, L1 तो P, L2 तो D, L3 तो F। अब L0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये कैसे पता चलेगा? अब ये बड़ा ध्यान से सुनना है, ठीक है? सारी नींद भगाकर। बेटा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L होती हैं 0, 1, 2, 3 से लेकर n-1 तक। मतलब कि मानो कि अगर n इज इक्वल्स टू 7 है, तो L की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। 7 से पहले पहले तक हो सकती है। स्टार्ट कहाँ से होगी? 0 तक, और जाएगी कहाँ तक? उससे एक पहले तक। जैसे मानो कि अगर n इज इक्वल्स टू 5 है, तो L की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर हुआ? पक्का? Yes, ma'am. तो अच्छा एक बात Yes, बताओ, ma'am. अगर n की वैल्यू 1 है, तो L की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 0. और कुछ हो सकता है 0. क्या? 0 के बाद 1 आ सकता है क्या? नहीं। 2 के लिए क्या होगी? अगर n2 हो जाएगा तो क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी? L is equal to 0, 1. 0, 1। वेरी गुड। 3 के लिए क्या होगी? 0, 1, 2. वेरी गुड। अरे बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो आप तो। और 4 के लिए? 0, 1, 2, 3. वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अब एक बात बताओ, इस 0 का नाम क्या है? एस। तो मतलब बेटा 1 में सिर्फ और सिर्फ एक ही सबशेल होगी, 1s। 2 में देखो 2 0 हो सकती है और 2 1 हो सकती है, यानी कि 2 में 2s हो सकती है और 2 p हो सकती है। p कैसे आया? क्योंकि 1 क्या है? p। आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. सॉरी। 3 के लिए क्या हो सकता है? 2S, 2P, and 2D. नहीं बेटा, 2 क्यों? 3। 3s, 3p, 3d। क्लियर हुआ? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. उसके बाद 4s 4p 4d 4D 4F क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. ओके, वेरी 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 गुड। तो फिर अभी इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस कर लें। Yes, ma'am. चलो, सबने लिख लिया ये अच्छे से? यस मैम, नोट डाउन किया। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। नेम द following subshells. इन सब शेल्स का नाम बताना है। ट्राई करोगे? फर्स्ट वाले का क्या नाम होगा? 1s बेटा 1s क्यों होगा? n क्या है? 3 है ना? तो 3s। देखो L0 मतलब 3S 3s। अब बताओ इस वाले का, बताओ सेकंड वाले का बताओ। 4s नहीं, s क्यों होगा? L2 देखो किसके लिए होता है, आपने नोट्स में लिखा है। 4p 4D सारे बोल दो, कोई ना कोई तो करेक्ट आंसर होगा ही। 4p ऐसे नहीं correct answer बोलेगा। 4D मैम 4D पक्का? 4D ओके, अब जिससे पूछूंगी वो आंसर करेगा, ठीक है? बेटा किसी ने कुछ मैसेज करा हुआ है क्या? मैंने अभी देखा। हाँ भाग्यश्री, थर्ड का है 1s किसने हैंड रेस करा हुआ है? यस भाग्यश्री, 1s 1s। ओके, वेरी गुड। ध्यानेश्वर आप बताओ नेक्स्ट। मैम मैं बताऊं? नहीं, एक बार बेटा ध्यानेश्वर को बताने देते हैं। बताओ ध्यानेश्वर। 5F फाइव, वेरी गुड। SPDF में वो हो जाता है ना, तो 5F हो गया, ठीक है बेटा। और ये वाला 2P। ओके, चलिए करते हैं आगे। चलो बेटा, आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है? बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Yes, ma'am. चलो, गुड इवनिंग बेटा, इतना रिवाइज करके आना, बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अच्छे से, ठीक है? चलो, ओके, बाय बेटा, गुड इवनिंग, बाय मैम, Bye, टेक केयर। ma'am. बाय। यू टू टेक केयर बच्चे।